नमस्कार। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अभी आप राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का राष्ट्र के नाम संबोधन सुन रहे थे और क्या प्रेरणादायी पंक्तियों के साथ अपने इस संबोधन को उन्होंने विराम दिया। उन्होंने कहा कि शान के साथ अपने कदमों से अपना पथ बनाइए, देरी मत करो, नए युग का आरंभ हो चुका है। अपने इस संबोधन में प्रेरणादायी बात तो राष्ट्रपति ने की ही, इसके साथ साथ जो दुनिया के सामने और भारत के सामने जो तमाम चुनौतियां हैं, जो अवसर है, उनकी भी बात करी। प्रधानमंत्री का माफ कीजिए, राष्ट्रपति का जो पूरा जो अभिभाषण था, ये मुख्य रूप से आतंकवाद को लेकर इन्होंने बहुत कुछ अपने इस अभिभाषण में कहा और आतंकवाद के अलावा आर्थिक जो चुनौतियां हैं और आर्थिक अवसर भारत के सामने हैं उस पर भी कहा। प्रदूषण की भी बात हुई, जलवायु परिवर्तन की भी बात हुई, शिक्षा की भी बात हुई और देश में जो इस वक्त माहौल है उन सब की बात की। राष्ट्रपति के इस अभिभाषण को और गहराई से समझेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर जी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका। राकेश जी, बहुत सारी बातें राष्ट्रपति ने कही, मैं उनकी एक बात से शुरू करता हूं क्योंकि वो सबसे बड़ी चिंता उन्होंने अपने इस अभिभाषण में जताई। उन्होंने कहा कि 20वीं सदी की समाप्ति पर हमारे पास उम्मीद के कारण थे और ऐसा लगा था कि घोर गरीबी के अभिशाप को मिटा लेंगे, लेकिन आतंकवाद की बुराई ने जो है एक जो बर्बर युद्ध किया, उससे सारी जो अवसर थे वो खत्म हो गए। तो ये बहुत बड़ी चिंता उन्होंने जताई। कैसे देखते हैं इसको? निश्चित रूप से देखिए, राष्ट्रपति ने आज 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस पर जो राष्ट्र के नाम संदेश अपना दिया है, उसमें उन्होंने दो बातें साफ की हैं कि 21वीं सदी भारत के विकास की सदी हो सकती है। भारतीय उपमहाद्वीप में शांति का प्रयास करते हुए आतंकवाद के खात्मे के लिए एकजुट होकर के और अपने पड़ोसी से, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो या भारतीय उपमहाद्वीप में कोई भी देश हो या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, संवाद के माध्यम से शांति के प्रसार को हम अपना लक्ष्य बना करके और इस देश का, इस विश्व का हम कल्याण कर सकते हैं। भारत उसका एक सिरमौर राष्ट्र बन सकता है, नंबर एक। नंबर दो, जो राष्ट्रपति ने आतंकवाद का आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल से श्री प्रणब मुखर्जी ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण करने के बाद ही अपने प्रथम राष्ट्रपतीय भाषण में ये कहा था, जब उन्होंने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सभा को संबोधित किया था, कि हम आज ये समझना भूल होगी कि हम विश्व युद्ध के दौर से बाहर आ गए हैं। हम आज आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की वातावरण में जी रहे हैं। हमें इसका मुकाबला करना होगा। अगर आप उनका 17 जुलाई 2012 का भाषण उठा करके देखें। लेकिन आज जो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने कहा है, ये कहा है कि हमने एक ऐसी पीढ़ी ने, जो पीढ़ी बहुत ज़्यादा जो क्षमतावान थी, उस पीढ़ी ने हमें भारत की विविधताओं को एक साथ एकजुट करके एक तरफ चलने का मार्ग दिखाया और हम भारत और हम गणतंत्र में परिवर्तित हुए। कानून का शासन हमने इस देश में लागू किया। चूँकि कोई भी सरकार, चुनी हुई सरकार, राष्ट्रपति की अपनी सरकार होती है जी। पिछली मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सरकार थी, और ये नरेंद्र मोदी की भाजपा की सरकार है, ये भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अपनी सरकार है। इसलिए जब वो संसद के कोई किसी भी सत्र को, जो कि संयुक्त सत्र होता है, उसको संबोधित करते हैं तो कहते हैं मेरी सरकार ने ये काम किया। इसलिए आपने देखा हो कि राष्ट्रपति ने आज जो प्रधानमंत्री की सरकार, माने नरेंद्र मोदी की सरकार के विकास के जो भी कार्यक्रम हैं, उन सभी को गिनाया। चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना हो, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे कोई और भी दूसरी योजना हो, चाहे फसल बीमा का जिक्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या कोई और भी दूसरी योजना हो, राष्ट्रपति ने हर एक विकास मूलक योजना को गिनाया है। लोगों को आह्वान किया है कि वे जो हमारी जो आर्थिक विकास की जो दौड़ चल रही है, उसमें सहभागिता करें। मैं आर्थिक जो उन्होंने संदेश दिया, जो चुनौतियों और अवसरों की बात भी मैं उससे, लेकिन उससे पहले हुई आतंकवाद, क्योंकि लग रहा है ऐसा कि उनके भाषण का एक अहम हिस्सा जो है वो आतंकवाद पर था। और जाहिर तौर पर इस वक्त दुनिया और खास करके भारत भी जिन चुनौतियों से गुजर रहा है आतंकवाद की, उसको लेकर, और शायद ये संदेश सिर्फ भारत के लिए नहीं था, दुनिया के लिए था, जब वो कहते हैं कि आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं, आतंकवाद एक
बुराई ही है, क्योंकि दुनिया में अभी भी ये डिबेट चल रही है, आतंकवादी किसका आतंकवादी है, किसका वो स्वतंत्रता सेनानी है, किसका वो गनमैन है, किसका टेररिस्ट है। इसको लेकर अभी दुनिया एकमत नहीं है। तो शायद दुनिया को एक संदेश दिया। निश्चित रूप से उन्होंने साफ कहा कि देयर इज नो गुड और बैड टेररिज्म, टेररिज्म इज ए मीनस, टेररिज्म एक बुराई है, हमें इसे इसी रूप में देखना है। लेकिन प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति ऐसे राष्ट्रपति हैं हमारे जो बातों को, गहरी बातों को संकेतों के माध्यम से कहते हैं। क्योंकि वो इस देश के संविधान के संरक्षक हैं और सत्ता के सर्वोच्च प्रतिष्ठान हैं, इसलिए वो बात कोई सीधी डायरेक्ट बात नहीं कहते हैं। जैसे आपने निराला ने जब सरस्वती वंदना की तो उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का आह्वान किया और वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे नव स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, वीणा वादिनी वरदे, वो स्वतंत्रता का आह्वान था, अंग्रेजों को देश से बाहर फेंकने का आह्वान था निराला का। इसी प्रकार से प्रणब मुखर्जी ने जो हमारे पाकिस्तान की जो गतिविधियां हैं उनकी तरफ उन्होंने परोक्ष इशारा जरूर किया है और कहा है कि आतंकवाद से निपटने के लिए जितना जो करीब का पड़ोसी होगा उतने ही ज़्यादा उससे ज़्यादा विवाद पैदा हो सकते हैं। लेकिन संवाद की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, लेकिन संवाद कभी भी गोलियों की बौछार के बीच नहीं होगा। बुलेट के गोली के बौछार के बीच संवाद नहीं हो सकता है, इसलिए ऐसे रास्ते निकालने होंगे। और भारत चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है और गणतंत्र के प्रतिष्ठाता के रूप में जब प्रणब दा ये बात कहते हैं तो पूरी दुनिया को ये संदेश जाता है कि भारत का राष्ट्रपति आज पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहा है अपने देश के गणतंत्र दिवस के माध्यम से कि ये आतंकवाद पर पूरी दुनिया को एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, आतंकवाद के विरुद्ध हमें एक सशक्त उसका मुकाबला करने के लिए एक ऐसा सशक्त गिरोह नहीं कहना चाहिए, ऐसे सशक्त मंच पर आना पड़ेगा जहां से इस बुराई को हम समाप्त कर सके। चूंकि ये बुराई आतंकवाद, उन्होंने कहा ना कि फिर तो हम अराजकता के दौर में पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का बहुत बड़ा वक्तव्य है ये कि अगर हमने इस बुराई को नहीं रोका तो हम अराजकता के दौर में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि आतंकवादियों के लिए कोई राष्ट्र की सीमा नहीं होती है। बिल्कुल, इसलिए हमें देखना होगा कि मानवता को बचाने के लिए राष्ट्रपति का ये संदेश है कि मानवता की सुरक्षा के लिए क्या उनका इशारा हम जो लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट है उस तरफ भी जब वो कहते हैं कि अराजकता की ओर पहुंच जाएंगे, उन्होंने कहा कि विवाद हो सकते हैं, बहुत से असहमति के बिंदु हो सकते हैं जब वो ऐसे कह रहे थे, क्योंकि बहुत से जो हम देखते हैं कि खास करके लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म उसको लेकर के कुछ उसके लोग उसके सपोर्ट में भी बात उठाते हैं, उनके पक्ष में भी। लेकिन राष्ट्रपति ने कहा तो अराजकता की स्थिति अगर आप कानून के रास्ते पर नहीं चलेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति का ये कहना है। देखिए ना, राष्ट्रपति का जीवन जो 40 साल की उनकी पब्लिक लाइफ में जो भी प्रणब दा ने फैसले किए हैं, चाहे वो मंत्री के रूप में हो या आज राष्ट्रपति के रूप में भी, वो उन्होंने जितने भी फैसले किए हैं वो इस देश के संविधान को सर्वोपरि रखने की दृष्टि से किए हैं। देश का संविधान सर्वोच्च रहा है और संविधान के अनुसार ही कार्य होना चाहिए। तो उनका ये कहना कि अगर हम आतंकवाद या हिंसा के सहारे उन्होंने कहा इस चलते हैं तो हम अराजकता की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें संविधान के अनुरूप ही अपना कार्य करना चाहिए, जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उनके साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारी ये जिज्ञासा रही है इस देश के लोगों की कि हम गरीबी से बाहर आएं, हम विकास करें, हमने रास्ता चुना है विकास का, उस पर मतभेद हो सकते हैं। ये मतभेद लोकतंत्र में लोगों का अधिकार है। डिसेंट भी जो डेमोक्रेसी का है वो डेमोक्रेसी का एक अंग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, आपने एक बात गौर की होगी कि राष्ट्रपति ने कहा कि जो विधायी कार्य अटके पड़े हैं उन पर डिसीजन मेकिंग में देर होगी तो हम लोकतंत्र के साथ न्याय नहीं करेंगे। जो उन्होंने उनका परोक्ष इशारा संसद के गतिरोध की तरफ था। उन्होंने हालांकि साफ कहा नहीं है कि संसद में गतिरोध चलता है, लेकिन उन्होंने इशारा कर दिया है कि जो लेजिस्लेटिव वर्क है, जो विधायकी कार्य है, उसमें ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसे रास्ते निकालने चाहिए लोकतंत्र कि जहाँ पर डेलिब्रेशन से
डिसीजन तक पहुंचे, हम एक सर्वसम्मति तक पहुंचे। विवाद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन मतभेदों को इतना आगे ना बढ़ा दें कि जो हमारी विधायी की प्रणाली है वही पटरी से उतरती दिखाई दे। इसलिए उन्होंने कहा सर्वसम्मति पर पहुंचना चाहिए, इसमें देरी नहीं की जानी चाहिए। एक बात मैं और जो राष्ट्रपति ने कहा, मैं उनके शब्दों को ही लेता हूं, जब खास करके जब मैं आतंकवाद की बात कर रहा हूं, मैं इसके बाद अन्य विषयों पर आऊँगा, लेकिन आतंकवाद के बारे में उन्होंने एक बात उन्होंने कहा, ये उन कठपुतली बाजों द्वारा भड़काया जाता है, इशारा साफ है। और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं साफ कर, ये बिना सिद्धांत की लड़ाई है। और जब राष्ट्रपति ये कहते हैं कि ये कैंसर है जिसका इलाज तीखी छुरी से करना होगा, तीखी छुरी मतलब इशारा किस तरफ? देखिए, साफ बात है कि आप आतंकवाद का मुकाबला आप सिर्फ एक ऐसे नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा 1947 में जब कश्मीर युद्ध हुआ तो महात्मा गांधी ने केवल एक बार ही हिंसा की वकालत की थी जी। जब उनसे कहा कि जब नेहरू और पटेल उनके पास पहुंचे कि बापू पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया है कश्मीर पर, क्या सेना भेज दें? उन्होंने कहा सैनिक का कार्य क्या होता है, सैनिक का धर्म लड़ना होता है देश के लिए, सैनिकों को भेजा जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने तभी एक हिंसा की वकालत की थी, परोक्ष रूप से कहा था कि सेना भेजे, सैनिकों का धर्म लड़ना है, वो अपने इस देश की रक्षा करेंगे। उन्होंने सेना भेजने की वकालत की थी कश्मीर में जब युद्ध किया था पाकिस्तान ने उन्हें आज़ादी के बाद। इसी प्रकार से हमारे राष्ट्रपति ने ये साफ इशारा किया है प्रणव दा ने कि अगर आप आतंकवाद को एक सॉफ्ट स्टेट की छवि के साथ इसका मुकाबला करना चाहेंगे तो संभवतः आप नहीं कर पाएंगे। मतलब यू हैव टू बी हार्श। आपको उसका मुकाबला करने के लिए उसी के तरीके से शायद जवाब देना पड़े, लेकिन वो जवाब उसके तेवर में ना हो, उसके तेवर में नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी सत्ता का वैसे जवाब उसी तेवर में नहीं हो सकता, लेकिन उसको कुचलने का अधिकार उस सत्ता के पास है, उसका मुकाबला कड़े रूप से करने का अधिकार उसके पास है। और ऐसा चूंकि प्रणव दा ने स्वयं किया था, जब आपको याद होगा 2008 में मुंबई में जब हमला किया था पाकिस्तानियों ने, तो मुझे लगता है कि 1971 के बाद भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक विजय थी, जब प्रणव दा ने विदेश मंत्री रहते हुए पाकिस्तान को इस्लामी मुल्कों से लेकर के पश्चिमी दुनिया तक अलग थलग अकेला खड़ा कर दिया था, और उसके सिर पर आतंकवादी देश घोषित होने की तलवार लटक गई थी। बिल्कुल आप सही ये कार्य सिर्फ प्रणव दा ने किया था, और प्रणव दा ही आज ऐसी बात कह रहे हैं कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए हमें सख्त रुख अपनाना होगा, जो उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में कूटनीति में करके दिखा दिया था। आपने विदेश मंत्री के रूप में प्रणव दा की बात की, मैं वित्त मंत्री के रूप में आता हूं। उनका वित्त मंत्री का कार्यकाल भी बड़ा लंबा रहा है, और उन्होंने अपने इस पूरे अभिभाषण में जो आर्थिक दबाव हैं, चुनौतियां हैं, उनकी भी बात करी। कहा कि 2015 एक ऐसा साल रहा, चुनौतियों का साल रहा, आर्थिक मंदी दुनिया में, रुपए पे जिस तरह से दबाव पड़ा, लेकिन साथ साथ उन्होंने अवसरों की भी बात की, और भारत जिस तरह से एक उदीयमान शक्ति के रूप में उभर रहा है उसका भी उन्होंने कहा कि इसलिए हौसला मत खोइए, दुनिया में मंदी है, दबाव है, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। ये शायद संदेश देने की कोशिश। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि 2015 जो है वो वर्ष जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत आर्थिक रूप से उथल पुथल भरा रहा है, और उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा है, और भारत पर दुतरफा प्रभाव पड़ा है। एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक उथल पुथल का, और दूसरे जो हमारी भौगोलिक स्थिति, जो वातावरण जिस प्रकार से सूखा, बाढ़ इस प्रकार की जो हमें झेलनी पड़ी, और उसकी वजह से हमारा जो है वो विकास उस गति से नहीं हो पाया। 7.3% वृद्धि दर का राष्ट्रपति ने जिक्र किया, और ये जिक्र करते हुए ये भी कहा कि लेकिन अब हमारी आज इसके बावजूद भारत जो है आज दुनिया का सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश है। बिल्कुल, हमारे पास ऐसे अवसर हैं भारत के पास, और हमें यहीं पर रुकना नहीं है। हमारे पास ऐसे अवसर आ सकते हैं, और इस 2016 में हमें इन सारी चुनौतियों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना है। ये प्रणब मुखर्जी साहब ने खुद कहा, क्योंकि प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री भी लंबे अरसे तक रहे, और दुनिया जानती है कि
शायद हाँ 2008, 9, 10 में जिस प्रकार से आर्थिक मंदी का दौर विश्व में चला था, उसके दौरान भी प्रणब दा ने वित्त मंत्री रहते हुए इस देश में ना तो किसी की नौकरी की छटनी होने दी थी जी ना, और उनका इसको लेकर के कम्युनिस्टों ने आलोचना भी की थी। उन्होंने कहा कि बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों की तनख्वाहें बेशक कम कर दी जाएं, लेकिन निचले स्तर पर किसी की छटनी नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने एक स्टिमुलस पैकेज भी दिया था कॉरपोरेट सेक्टर को, जिसकी कम्युनिस्टों ने बहुत आलोचना की थी। लेकिन उसी की बदौलत इस देश में औद्योगिक वृद्धि दर ज़रूरत से ज़्यादा कम नहीं हुई, 6.7% हमारी वृद्धि दर रही थी, और नौकरियां सुरक्षित नहीं थी लोगों की, और इस देश की अर्थव्यवस्था इस काबिल बन पाई थी कि हम अपनी निर्यात लगातार गिरने के बावजूद, बहुत ज़्यादा नीचे के जाने के बावजूद, हम अपनी आर्थिक वृद्धि दर 6.7% रख पाए थे। और भारत में ही अपने मांग बढ़ा करके बिल्कुल अब सोशल सेक्टर और ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ हमने पूंजी निवेश में वृद्धि की थी। ये भी प्रणब मुखर्जी। एक बात और, वो अभी स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ और उन्होंने कहा कि उदीयमान शक्ति का जब जिक्र किया तो विज्ञान प्रौद्योगिकी नवान्वेषण की बात की और स्टार्टअप की बात की, और कहा कि दुनिया बड़े कौतूहल से देख रही है भारत के स्टार्टअप चीजों को। कैसे इसको आप देखते हैं? ये देखिए ना, राष्ट्रपति के साथ मुझे कई विश्वविद्यालयों में जाने का अवसर भी हुआ, तो वो आज भी उन्होंने जो बात कही है, लेकिन वो जिस भी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करने जाते थे, उसमें ये कहते थे कि वी शुड बिल्ड अप अवर फैकल्टी एंड वी शुड टेक इनोवेशन। बोले कि हम दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में हायर एजुकेशन के ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स निकालते हैं, लेकिन क्या वजह है कि हमारे कोई भी संस्थान दुनिया के 200 संस्थानों की श्रेणी में नहीं आता है। तो उनके लगातार ये कहने पर IIT दिल्ली एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर जो है वो दो वर्षों के अंदर वो ये 2 संस्थान 153वें या 146वें स्थान पर आए हैं 200 में से। लेकिन वो ये बात लगातार कहते थे कि जो हम प्रयोगशालाओं में हमारे पास जब इतना ज्ञान है और 8वीं सदी तक उनको दुख है, ये प्रणब दा के दिल का दुख भी मैंने महसूस किया जब वो दीक्षांत समारोह को संबोधित करते। क्या वजह है कि 8वीं सदी तक जिस देश के नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में दुनिया भर के लोग ज्ञान सीखने आते थे, उसके बाद हमारा आज एक भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जो दुनिया के 200 विश्वविद्यालयों में जिसका नंबर आता हो। इसका ये जो आप विषय कह रहे हैं, इसका जिक्र उन्होंने पिछले कई सालों में इसका अपने भाषणों में कई बार इस बात किया है। और राष्ट्रपति भवन में इन्होंने वाइस चांसलर्स की मीटिंग बुला करके, शिक्षाविदों की मीटिंग बुला करके इस बात पर जोर दिया, लगातार वो जोर देते रहे हैं। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो राष्ट्रपति जब ये बात कहते हैं कि जो जिस तरीके से इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, मतलब ही ऑलवेज इंसिस्टेड द टेक्नोलॉजी शुड मूव फ्रॉम लैबोरेटरीज टू मार्केट्स। उन्होंने कहा कि जब हम टेक्नोलॉजी इनोवेशन नहीं करते हैं, क्या वजह है कि हमसे चीनी टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा आगे है, वो सस्ता बना देते हैं। हमारे पास ज्ञान है। हमारे जब छात्र पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कमाल कर देते हैं और दुनिया के सिरमौर हो जाते हैं, चाहे सिलिकॉन वैली हो या कोई दूसरा, अमेरिका का कोई माइक्रोसॉफ्ट हो या कोई दूसरा हो, उसमें 50% भारतीय काम करते हैं और वही विकास करते हैं नए नए सॉफ्टवेयर्स का। तो ऐसी कौन सी वजह है कि हम दूसरी टेक्नोलॉजी जो हम इनोवेट नहीं कर सकते, सस्ती टेक्नोलॉजी बना करके उसे वाणिज्यिक प्रतियोगिता में नहीं डाल सकते हैं? ये प्रणब दा का कहना शुरू से बहुत संक्षेप में एक आखिरी बात आज, क्योंकि जिस तरह का पिछले कुछ समय में माहौल था देश में, और अभी भी हमने देखा एक मशहूर फिल्मकार का एक शब्द उन्होंने कुछ एक बयान दिया। राष्ट्रपति ने बड़ी दिलचस्प बात किया है कि उन्होंने कहा हमारे भी संदेहवादी और आलोचक होंगे, हमें मांग, शिकायत, विरोध करते रहना चाहिए, यह लोकतंत्र की विशेषता है, परंतु हमारे लोकतंत्र ने जो हासिल किया है हमें उसकी भी सराहना करनी चाहिए। साफ साफ इशारा है, ये बात नहीं भूली जानी चाहिए। देखिए 26 जनवरियों से पहले राष्ट्रपति ने जो संदेश दिया था उसमें था कि भारत कभी गरीब देश नहीं था जी। उन्होंने आंकड़े दिए, उनका 26 जनवरी का, ये शायद 2013 का है,
उन्होंने आंकड़े दिया। पंडित नेहरू के एक लेख को कोट किया उन्होंने एक संदेश में, तो जो उन्होंने आज़ादी से पहले पंडित नेहरू ने इंग्लैंड के अखबार में लिखा था कि भारत कभी गरीब देश था ही नहीं। बिल्कुल। अब भारत अगर गरीब देश होता तो किस गरीब देश पर 1000 साल तक विदेशी शक्तियां, विदेशी सत्ता अपना अधिकार बना करके रखना चाहेंगी? कौन गरीबी को अपने गले में डाल करके रखना चाहेगा? तो और राष्ट्रपति ने उससे आगे गए। उन्होंने 1746 में जब लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था तो भारत का विश्व व्यापार में हिस्सा था 25%, लेकिन जब अंग्रेज गए तो रह गया 1% से भी कम। तो ये जो पूरा दौर गुजरा, ये भारत को टेक्नोलॉजी से महरूम कर दिया गया। भारत को आधुनिक विज्ञान से बाहर रख करके अंग्रेज़ों ने भारत को एक बाजार बना करके काम किया। तो ये भारत की हकीकत। इसलिए भारत कभी गरीब देश हो सकता है, कभी न था और आज भी नहीं है। आज भी इसके पास इतनी क्षमता है और आज भी अपने ज्ञान के भंडार के बूते पर ही हमारे लोकतंत्र ने जो हासिल किया है दुनिया में जिस तरह से और जिस तरीके से। और देखिए आप, कलकत्ता में अभी मैं राष्ट्रपति के साथ गया था पीछे, तो उन्होंने एक और आंकड़ा दिया। उन्होंने आंकड़ा दिया कि 1900 से लेकर के 1951 तक भारत की विकास वृद्धि दर रही केवल 1% जी। और 1951 से 70 के दशक तक हमने वृद्धि दर की 3.5%। और हमारी आबादी बढ़ती रही। कितनी बढ़ी? 33 करोड़ से अब हम आज हो गए हम 116 करोड़, 125 करोड़। इसके समरूप हम तरक्की करते रहे, लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर उठाते रहे। ये सारी नीतियां, ये सारा लोकतंत्र के ही दौरान किया। और अब अभी हमारे जो अपने जो मौजूदा वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली साहब, वो डावोस में थे। उन्होंने वहाँ पर एक बात कही कि ये भारत शोर शराबे का लोकतंत्र जरूर है, मगर हम इसमें विकास भी करते हैं। बिल्कुल। ये शोर शराबे का लोकतंत्र है, लेकिन इसमें विकास भी होता रहता है। भारत की लोकतांत्रिक उपलब्धियां हैं, इसी में विकास किया है। ये देश लोकतंत्र की जो विविधता है, बिल्कुल इसकी एकजुटता, इसको एकजुट ले जाकर के आगे बढ़ाने की शक्ति इसके नेताओं में रही है। बिल्कुल। वो नरेंद्र मोदी भी उसी पर चल रहे हैं एकदम। और इसी वजह से हमारी प्रगति को कोई रोक नहीं पाएगा, इसमें संदेह है। बिल्कुल। और भारत की जो लोकतांत्रिक ताकत है वो दुनिया उसको मानती है, इसमें कोई दो राय नहीं। राष्ट्रपति और जहाँ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जैसे विद्वान राजनेता हों और जिनकी सदारत में हिंदुस्तान की सरकारें काम करती हों, जो इस देश के मुल्क के संविधान के संरक्षक हों, बिल्कुल, और जो इस देश की सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी हों। बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कमांडर्स को भी आज राष्ट्रपति ने ये शुरुआत की। पर समय बात की। मैं एक बार जल्दी बात कर देता हूँ। ये बात किया उन्होंने, ये क्या किया कि देश की जो सुरक्षा सेनाएं ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए। बिल्कुल आपने ये राष्ट्रपति ने कहा, ये बहुत बड़ा बयान है, इस देश के लोकतंत्र की ताकत का प्रतीक है। इसलिए प्रणब मुखर्जी साहब के लिए मैंने एक गज़ल लिखी थी, उनके जो 80वां बर्थडे गया उस पर, कि खुदा ने बख्शी वो अजीम हस्ती है मुहाफिज़े मुल्क। प्रणब मुखर्जी है, मैं उसका सिर्फ मतलब ही सुना रहा हूँ। खुदा ने बख्शी वो अजीम हस्ती है मुहाफिज़े मुल्क, प्रणब मुखर्जी है उसके जलवे से ये चमन गुलिस्ता है, जाना खुर्शीद की किरण से शबनमिस्ता है। बहुत खूब। मैं यहीं समाप्त कर दूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चुनौतियां हो सकती हैं, दिक्कतें हो सकती है, लेकिन जैसा राष्ट्रपति ने एक कहा कि उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहिए और नए युग का आरंभ हो रहा है। राष्ट्रपति ने कहा, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अवसर हैं भारत के सामने आगे बढ़ने के, उन्हीं अवसरों पर आगे बढ़ना है। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।